डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट का 5th पार्ट और लास्ट पार्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे द मॉडर्न स्कूल को। जैसा कि आपको पहले के लेक्चर्स में भी मैंने बता दिया था कि जो मॉडर्न स्कूल है वो 5 अप्रोचेस से मिलके बना हुआ है। और मॉडर्न स्कूल को मॉडर्न इसलिए कहा गया क्योंकि जो स्कॉलर्स हुए हैं वो लगभग 1980 के बाद के हुए हैं। हम यहाँ पर 1982 की भी बात करेंगे। और स्कॉलर्स ने, क्योंकि प्रबंध बहुत अपने परिष्कृत स्वरूप में चल रहा है 1980 के बाद में, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट था वो आ चुका था। प्रोडक्शन और जो मास लेवल प्रोडक्शन है, और दूसरी साइड में अगर देखें तो जो साइंटिफिक इनोवेशंस हैं वो दोनों मिक्सअप हो रहे थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तो ये हुआ ही था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा था। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक क्योंकि बात हो रही है साइंटिफिक इनोवेशंस की और प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो भारत ने 5 ईयर प्लानिंग जो अडॉप्ट की थी उसमें एक हिस्सा था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। और उसके लिए उन्होंने एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग को जो जिम्मेदारी सौंपी थी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स की, उसका रिजल्ट भी आ रहा था कि भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था। और जिन प्रोडक्शन हाउसेस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का यूज़ होना था उनको प्रॉपरली अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अवेलेबल हो रहा था। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करने का आशय ये है कि 1980 के बाद में जो गति थी साइंटिफिक इनोवेशंस की और प्रोडक्शन कैपेसिटी की, वो अब मर्ज हो रही थी। अब धीरे धीरे जो कॉरपोरेट्स थे उन्होंने अपना साइज़ बड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। और किसी को नहीं पता था 1980 में कि भारत में 10 साल बाद, यानी कि 1991-92 में कुछ इतने बड़े स्टेप ले लिए जाएंगे जो भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल ओपन कर दिया जाएगा। और जो कॉरपोरेट हाउसेस है उनके हाथों एक कह लीजिए कि हीरे की तिजोरी हाथ लग जाएगी, क्योंकि भारत एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हर तरह के कंज्यूमर्स हैं, हर तरह के कस्टमर्स हैं यहाँ पर, जो उनको बहुत बड़ा कंज्यूमर कह लीजिए या कस्टमर बेस देने वाले थे। तो ये जो फेज़ है 1980 के बाद का, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर बात करें प्रबंध के विकास की, तो ये फेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रबंध को इस फेज़ ने अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एंगल से डिफ़ाइन किया। हम अपने क्लासिकल स्कूल को और नियो क्लासिकल स्कूल को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई 1980 के बाद में, वो अपने आप में ऐसी अप्रोचेस थी जो कंडीशन के हिसाब से लागू हो सकती थी, या कह लीजिए कि जो कंपनी है उसके नेचर के हिसाब से लागू हो सकती थी। अपितु वहाँ पर भी जो मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उनको भी ओवरलैप नहीं किया जा सकता। तो डिस्कस करते हैं इस बारे में।
द मॉडर्न स्कूल 5 अप्रोचेस को मिलके बना है। पहली, द मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। दूसरा, द सिस्टम अप्रोच। तीसरा, द कंटिजेंसी अप्रोच। चौथा, द मैनेजरियल रोल्स अप्रोच। और लास्ट, द एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच। आप यहाँ पर देखिए कि नियो क्लासिकल और क्लासिकल और मॉडर्न तीनों में ही साइंस का अपना योगदान है, लेकिन तीनों ही स्कूल्स में साइंस को अलग अलग एंगल से प्रेजेंट किया गया है। क्लासिकल स्कूल में मेथड्स के लिए साइंस को अप्रोच किया गया था। नियो क्लासिकल में ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए साइंस का उपयोग किया गया था। और यहाँ पे मैनेजमेंट के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए साइंस का यूज़ किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं द मैनेजमेंट साइंस अप्रोच की। ये एक अजम्पशन लेके चलता है ये अप्रोच कि जो डिसीजन मेकिंग है वो हमेशा लॉजिकल होगी। मतलब उसको हम यदि चाहें कुछ अजम्पशंस लेके उसको एक इक्वेशन में ढाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, उस तरह से इक्वेशन बनाई जा सकती हैं। और इसीलिए इक्वेशन बन गई है तो उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और ऑपरेशन रिसर्च का भी यूज़ किया जा सकता है। मैनेजमेंट फंक्शंस में ये बात मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट फंक्शंस में या कह लीजिए कि प्रोसेसेस में कई जगह बिना मैथ्स के काम नहीं हो सकता। खास करके गैंट ने जब शेड्यूलिंग के लिए गैंट चार्ट का विकास किया तो जहाँ पर शेड्यूलिंग कम होती है या जहाँ पर प्रोसेसेस कम होते हैं वहाँ पर उनको यूज़ लिया जा सकता है। लेकिन अगर प्रक्रियाओं की संख्या या प्रोसेसेस की संख्या बहुत अधिक है, वहाँ पर मैन्युअली गैंट चार्ट को बनाना पॉसिबल नहीं है। और 1980 के बाद में कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा था। भारत में 1980 में कंप्यूटर्स तो आ गए थे, लेकिन उनका व्यापक उपयोग होने नहीं लगा था। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में कंप्यूटर्स का व्यापक रूप आ गया था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो कुछ प्रक्रियाओं के बारे में मैं बता रहा था, उसमें एक प्रक्रिया है लॉजिस्टिक्स की। लॉजिस्टिक्स दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जब रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन हाउस में लेके उसमें प्रक्रिया में लाया जाता है तो उसको हम कहेंगे इनवर्ड लॉजिस्टिक्स। और जब तैयार फिनिश गुड्स को जब मार्केट में भेजा जाता है उसको हम बोल सकते हैं आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स। अब ये प्रक्रिया ऐसी है जहाँ पर कॉस्ट और टाइम दो कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होती है। और ऐसे में उनकी शेड्यूलिंग करना, उनकी जो ऑर्डर है उन ऑर्डर्स को तैयार करना और उनको डिस्पैच करना, इस तरह की छोटी छोटी जो प्रक्रियाएं हैं उनको उनमें समन्वय लेकर आना ये बहुत इजी काम नहीं है। तो ऐसे में जो स्कॉलर्स जो थे उन्होंने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ में लिया, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ लिया, ऑपरेशंस रिसर्च का उन्होंने यूज़ लिया। और इसके लिए उन्होंने टाइम और कॉस्ट कटिंग के लिए या टाइम और कॉस्ट कट करते हुए उन्होंने डिफरेंट अपने रिजल्ट्स दिए। तो
उनके अनुसार यदि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने उस मॉडल को फॉलो किया तो वास्तव में ये देखा गया कि उनके टाइम और कॉस्ट जो कंस्ट्रेंट थे वो मिनिमाइज हो गए थे और कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा था। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और ऑपरेशंस रिसर्च को यूज़ में लिया। तो यहाँ पर जो बात आ रही है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की, काफ़ी हद तक ये बात ठीक है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो लॉजिकल ही होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की आ जाती हैं कि जहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता है। यदि मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जहाँ पर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ था वहाँ पे जो समस्या थी वर्कर्स पार्टिसिपेशन और एब्सेंटिज्म की, और उनके पीछे जो फैक्टर्स थे उनको क्वांटिफाई करना एज सच पॉसिबल आज भी नहीं है। यदि उनको क्वांटिफाई कर भी लिया जाए तो भी कुछ इस तरह के लेटेंट वेरिएबल बाहर आएंगे जिनके बारे में हम पता नहीं कर सकते। तो काफ़ी हद तक ये जो मैनेजमेंट साइंस अप्रोच है ये काम करती है, लेकिन मैनेजमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर ये अप्रोच लागू करना संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं द सिस्टम अप्रोच की। सिस्टम अप्रोच एक तरह से कह लीजिए कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट इस हिसाब से काम करता है, और इसके अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें कि इनपुट्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होते हैं। और इनपुट में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इनपुट होंगे, कुछ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होंगे वो इनपुट होंगे, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोसेस करेगी, और आउटपुट में हमको कुछ वेल्थ या प्रॉफिट और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना मिलेगा। तो ये लोग, ये जो स्कॉलर्स हैं वो डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन और डायनेमिक सिस्टम है जिसके कुछ गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो उसके मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। और जब मैनेजर्स और वर्कर्स मिलकर काम करते हैं तो उनके कुछ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टम की बात आ रही है वो इस प्रकार आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक सिस्टम है, और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, एचआर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो उसके सब सिस्टम्स हैं। और उनके जो मैनेजर्स हैं, डेप्यूटी मैनेजर्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, दे आर द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को मिलाकर बना सब सिस्टम और बहुत सारे सब सिस्टम्स को मिलाकर बना सिस्टम। तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ओपन और डायनेमिक सिस्टम की तरह ट्रीट किया गया ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखा जाए तो ये जो अप्रोच है वो ठीक है, लेकिन एब्सोल्युटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम माना जाए, सिस्टम तो है ही वो, लेकिन एब्सोल्यूट सिस्टम माना जाए ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि यदि उसको पूरी तरह से सिस्टम मान लिया गया तो उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, उसके डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट, उसके जो मेथड्स हैं वो एस्पेक्ट, यदि हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो फिर उनका जो रूल्स रेगुलेशन और रिकॉर्ड रखने वाली जो बात है वो फिर वायलेट हो जाती है, उसका पूरा तरह से पालन नहीं किया जा सकता। तो सिस्टम अप्रोच ठीक है,
लेकिन पूर्णतः सिस्टम अप्रोच ठीक नहीं है। तो कठिनाई अब ये आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो इसका सवाल हमको लास्ट अप्रोच में मिलेगा कि वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन है क्या। लेकिन अगली जो अप्रोच है उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते, द कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच ये कहती है कि सिचुएशन के हिसाब से ही सभी निर्णय लिए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, और जो मैनेजर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ी सी छूट देनी होती है ताकि वो अपने हिसाब से प्रबंध को किस तरह से लागू करना है उसके सिद्धांतों का एक सेट चुन सकें। कि वास्तव में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं उनको ये स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो किसका पालन करें। वो चाहे तो फेयोल के सिद्धांतों का पालन करें, वो चाहे तो टेलर के सिद्धांतों का पालन करें, वो चाहे तो एक सिस्टम अप्रोच का भी पालन कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कंटिंजेंसी अप्रोच जब ये कहती है कि सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, तो क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक होती है नेचर में, तो ये सिस्टम जो कंटिंजेंसी अप्रोच है, सिस्टम नहीं, कंटिंजेंसी जो अप्रोच है वो हमेशा एक तरह के सेट ऑफ रूल्स पे काम नहीं कर सकती। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए होती है। फ्लेक्सिबिलिटी यदि नहीं दी गई तो फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर एक एम्बिगिटी क्रिएट हो रही है कि वास्तव में जो सिचुएशंस हैं, जिस तरह की कंटिंजेंसीज हैं, उस हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो पाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा है, जो प्रबंध को परिभाषित करने का जो आशय है वो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल रोल्स अप्रोच की। बिल्कुल सही अप्रोच है ये। 11 तरह के हेनरी मिन्सबर्ग ने रोल बताए हैं। अब 11 तरह के रोल तो बता दिए, लेकिन रोल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, उसके गोल ओरिएंटेड होने ना होने या अंशतः होने का प्रमाण देंगे। तो ऐसे में केवल और केवल मैनेजरियल रोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ कि वो जो मैनेजरियल रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला रोल आता है इंटरपर्सनल रोल्स का, जिसमें हम बात करते हैं फिगर हेड और लीडर की। ये रोल आपको पढ़ाए जा चुके हैं पहले के, अगर आप लेक्चर्स देखेंगे सुनेंगे तो आप इसके बारे में और भी अधिक जान पाएंगे। फिर आता है लाइजन रोल इंटरपर्सनल रोल्स में भी। फिर आता है इंफॉर्मेशनल रोल्स, तो मॉनिटर का रोल यहाँ पर मैनेजर का रहता है, डिसेमिनेटर का होता है और स्पोक पर्सन का होता है। फिर आते हैं डिसीजनल रोल, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक डिस्टरबेंस हैंडलर की तरह, एक रिसोर्स एलोकेटर की तरह और एक नेगोशिएटर की तरह। लेकिन केवल मैनेजरियल रोल ही डिफाइन करने से ऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो वो कार्य हैं जो मैनेजर को करना है। उन कार्यों का क्या है जो मैनेजर को दूसरों के साथ में मिलके करना है, या उन इश्यूज का क्या है जो परिस्थिति जन्य होंगे और प्रबंध की प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी जो अप्रोच है वो भी पूरी नहीं है जिसको हम पूरी तरह से ले सकें। इसके बाद में आती है द एक्सेलेंट कंपनीज अप्रोच।
अब एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच इसको आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो दूसरे कर रहे हैं उनको देखकर सीखना है, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 7S फ्रेमवर्क की, जो 1982 में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 1982 की बात करेंगे, तो जैसा कि 1982 में थॉमस पीटर्स और रॉबर्ट वाटरमैन जूनियर ने अपने एक बुक में लिखा, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, जो कि मैकेंजी एंड कंपनी के काउंसलर थे। तो उन्होंने क्या किया कि 36 कंपनीज का एक सैंपल लिया और बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी उन्होंने ली। उन कंपनीज में से कुछ के नाम मैं आपको बता दूं: बोइंग, IBM, कैटरपिलर, मैकडोनल्ड्स, जॉनसन एंड जॉनसन्स, 3M, हेलवेट एंड पैकार्ड, डिजिटल इक्विपमेंट, जेरोक्स इत्यादि। अब ये जो कंपनीज हैं उन्होंने चूज़ कैसे करी? तो उनके पिछले 20 साल का इनोवेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्होंने ये कंपनीज को चूज़ किया, और इनको चूज़ करने के बाद में उन्होंने 8 ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट निकाले जिनको फॉलो किया जा सकता है। ये बात कुछ इस प्रकार हुई कि आप अपना कार्य करते जा रहे हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते जा रहे हैं ताकि आप वो गलती रिपीट ना करें। ये जो अप्रोच है ये इस तरह से पूरी मालूम होती है कि आपने मॉडर्न क्लासिकल स्कूल या फिर नियो क्लासिकल स्कूल या फिर मॉडर्न स्कूल में से किसी 2 या 3 सेट को चुन लिया है, अप्रोचेस को चुन लिया है जिन पर आप चल रहे हैं, और द एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच को एडिटिव लेते हुए इस बात को आप ऐसे समझिए कि आपको कपड़े धोने हैं, आपके पास बहुत अधिक मैले कपड़े हैं जिन पे पेन की स्याही का दाग है, और आप उसमें कुछ और एडिटिव डालकर उनको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि आपने इन तीनों स्कूल्स में से कोई भी बढ़िया जो अप्रोचेस हैं आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार, क्योंकि आप मैनेजर हैं, वो चुन ली हैं, और एडिटिव के रूप में द एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच को भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप दूसरों की गलतियों और उनके एक्सपीरियंस को यूज़ में लेते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर 7S फ्रेमवर्क है, और पीटर वाटरमैन ने यहाँ पर 8 ऐसे गुण बताए हैं जिनको आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं। उन 8 को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला, आप देखिए, फ़ॉन्ट साइज शायद थोड़ा छोटा है, आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, मैं बोलकर बता देता हूँ। अ बायस फॉर एक्शन। यहाँ पर बायस फॉर एक्शन का तात्पर्य ये है कि जो एक्सीलेंट कंपनीज हैं उनके जो मैनेजर्स हैं वो बिल्कुल टाइमली अपना डिसीजन लेते हैं, ना उनमें जल्दबाजी होती है ना वो लेट होते हैं, सभी चीज़ों को जांच के परख कर टाइमली, समय पर वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो डिसीजन लेना है वो टाइमली लेना है।
दूसरा है क्लोजनेस टू द कस्टमर्स। जो भी अच्छी कंपनीज हैं वो हमेशा अपने कस्टमर से क्लोज कांटेक्ट में रहती हैं, उनसे फ्रिक्वेंटली फीडबैक लेते रहते हैं, ताकि वो अपने डिज़ाइन, प्रोडक्शन और मार्केटिंग, इन तीनों चीज़ों के में लगातार बदलाव भी करें और उनमें सुधार भी करें। तीसरा आता है ऑटोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनके जो वर्कर्स हैं, मैनेजर हैं, कंपैरेटिवली उनको अधिक स्वायत्तता और उद्यमिता मिलती है। वो चाहते हैं कि मैनेजर्स के बीच में उद्यमिता का विकास हो। उनको एंकरेज किया जाता है इस बात के लिए कि वो अपनी ऑटोनॉमी का सही फ़ायदा उठाएं, और क्योंकि वो लोग डिसेंट्रलाइजेशन का भी पक्षधर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी काम करना है वो सीधे पहले बॉस से पूछेंगे फिर करेंगे। उन्होंने डिसीजन मेकिंग के लिए डिसेंट्रलाइजेशन भी किया हुआ होता है, तो तभी तो उनको ऑटोनॉमी मिलती है। तो ऑटोनॉमी के कारण क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको अच्छे से यूज़ में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल। अब जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के लिए प्रोत्साहित करती है। उनसे आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं कि आप बताइए कि अब क्या स्टेप लेना चाहिए, या जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कैसे करें। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। फिफ्थ है हैंड्स ऑन वैल्यू ड्राइवन। हिरार्की हम सभी जानते हैं, पदानुक्रम हम सभी जानते हैं। जो सुपरवाइजर्स हैं वो टच में रहते हैं डेप्यूटी मैनेजर्स के, और जो डेप्यूटी मैनेजर्स हैं वो टच में रहते हैं मैनेजर्स के। तो उनके मध्य जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, इवन अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ हैं वो बनी भी रहती हैं, और उनको एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है स्टिक टू द निटिंग। ये कहने में बहुत अच्छी बात लगती है कि जो कंपनी है वो अपने काम में, ठीक है, वो अपना जो बिजनेस ऑपरेशन है उसमें एंगेज है, तो जो काम वो अच्छे से कर सकते हैं वो ही करें। वो जो काम नहीं कर सकते वो ना करें। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपसे शेयर करूं तो वो हुंडई कंपनी का है, जो जहाज़ बनाने का काम करती थी। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में और काफ़ी कुछ ऑटोमोबाइल में स्विच किया। तो ये जो स्विचिंग थी वो बहुत ग्रेजुअल थी, बहुत धीमे थी। नॉर्मली इसे नाम दिया जाता है कॉन्ग्लोमेरेट स्ट्रेटेजी का। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी बहुत ग्रेजुअल हुई, लेकिन एडवाइस ये किया जाता है कि जो काम नहीं किया जा सकता है उसे ना करें, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाती है, हैंड्स ऑन ही नहीं होते उसमें। तो इसलिए ये एडवाइस किया गया कि जो काम कर सकते हैं वो अच्छी तरीके से करें। यहाँ पर TQM में भी कहा जाता है कि डू द राइट जॉब राइट टाइम एंड एवरी टाइम। फिर बात आती है सिंपल फॉर्म लीन स्टाफ की।
तो जो कंपनी है वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल रखती हैं। जो अथॉरिटी है वो मैक्सिममली डिसेंट्रलाइज होती है ताकि ऑटोनॉमी मिले, एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो और जो कम्युनिकेशन है उसमें किसी तरह के कोई बैरियर्स ना हो। देन साइमल्टेनियस लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, साइमल्टेनियस लूज एंड टाइट प्रॉपर्टीज। अब कंट्रोल को अगर टाइट रखना है तो उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी और ऑटोनॉमी और बेटर अपॉर्चुनिटीज से। यदि सिर्फ और सिर्फ टाइट कंट्रोल ही रखा गया तो जो टैलेंट है, जो मैनेजर का जो टैलेंट है वो सिमट कर रह जाएगा और वो फिर प्रोडक्टिविटी में काम में नहीं आएगा। अब ये जो अप्रोच है वो कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन क्योंकि अब हमने क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न स्कूल पढ़ लिया है, तो एक कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक अप्रोच को लेकर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है, उसको कुछ सेट चूज़ करने पड़ेंगे और वो जो सेट चूज़ करने पड़ेंगे वो तीनों में से हो सकते हैं, किसी एक में से भी हो सकते हैं। लेकिन किसी अगर एक में से हुए तो वो फिर एक स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट का रहा वो हमें ये बताता है कि जो अप्रोचेस हैं वो हमें एक गाइडेंस देती हैं कि हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करने से पहले किस तरह से प्री रिक्विजिटली जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है और उनको पूरा करके किस तरह से जो सिस्टम है वो डेवलप करना है। और सिस्टम डेवलप करने के बाद, मैं यहाँ पे सिस्टम अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इन ऑल क्या सिस्टम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगी, उसकी हायरार्की क्या रहेगी, उसमें कितनी ऑटोनॉमी दी जाएगी, कितना डिसेंट्रलाइजेशन रखा जाएगा, लोगों को कैसे रिक्रूट किया जाएगा, उनको कितनी कितनी पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनकी क्या रहेंगी। इन सभी चीज़ों पे डिसीजन लेने से पहले इन सभी अप्रोच का एक बार का एक गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो गलतियाँ इन बिटवीन हों उनके बारे में यदि पहले ही पता रहेगा तो वो गलतियाँ दोहराई नहीं जा सकेंगी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप इन तीनों स्कूल्स को अच्छे से याद करेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि आपको अब ये अप्रोचेज़ अधिक परेशान नहीं करेंगी क्योंकि इनको डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है जिसको आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद में आप इन सब अप्रोचेज़ में डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे और आपके लिए याद करना भी बहुत आसान होगा। थैंक यू।